अब हम बात करेंगे नरपतगंज विधानसभा की। नरपतगंज विधानसभा के भी समीकरण काफी दिलचस्प हैं और वहां जयप्रकाश यादव, अनिल कुमार यादव यानी यादव समाज के दो दिग्गज एक दूसरे से टकराते पिछली बार नजर आए थे। इस बार समीकरण क्या होंगे, इस पर भी सबकी नजरें हैं। नरपतगंज को लेकर अगर बात की जाए तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, नरपतगंज के समीकरणों को आप इस बार किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये अररिया जिले का हिस्सा है और अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये वैसी विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अभी जो अररिया और किशनगंज के अन्य कई विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं उतने नहीं हैं, लेकिन कम भी नहीं है। 21.4% जो है मुस्लिम वोटर्स आपको नरपतगंज में हैं और इसका इम्पैक्ट चुनाव में दिखता है। वो इम्पैक्ट कैसे दिखता है कि चूंकि अररिया और किशनगंज जैसे इलाकों में जाति से ज्यादा जो है आपको काउंटर पोलराइजेशन पर वोटिंग होती है। अगर जिस तरफ मुस्लिम वोटर्स जाते हैं तो अन्य कास्ट जो है वो दूसरी तरफ भी देखते हैं। हालांकि यहां पर जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया है और ये एक चौंकाने वाली बात है। अगर आप देखिए, जब आप नरपतगंज की बात करते हैं तो इसका गठन 1962 में हुआ था, तब ये एससी आरक्षित सीट थी, लेकिन सिर्फ एक चुनाव तक। उसके बाद 1967 से नरपतगंज सामान्य सीट जो है वो हो गया और फिर उसके बाद जो यहां पर 13 चुनाव हुए हैं, अब तक कुल 14 चुनाव हुए हैं, 15 चुनाव हुए हैं, माफ कीजिएगा। तो उसमें एक जो है आपको 1962 में जब एससी आरक्षित सीट थी तब डूमर लाल बैठा यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं यहां से यादव जाति से ही विधायक बने हैं, जो ये बताता है कि यहां पर यादव जाति की संख्या बहुत अच्छी है। तो ये एक चीज देखने को मिला है और यही वजह है कि चूंकि यादव जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी है तो आमतौर पर जो प्रमुख दल होते हैं वो प्रत्याशी यादव जाति से ही उतारते हैं। यहां पर अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो जयप्रकाश यादव और अनिल कुमार यादव थे। उससे पहले आप देखिए तो जनार्दन यादव और अनिल कुमार यादव थे। उससे पहले जाइए तो देवंती यादव और अनिल कुमार यादव थे। तो यादव प्रत्याशी ही मुख्य रूप से यहां पर जो है वो उतरते रहे हैं। यहां पर जो 15 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है, तो बीजेपी भी इस सीट को 5 बार जीतने में सफल रही है। आरजेडी और जनता दल 2-2 बार यहां से कामयाब हुए हैं, तो जनता पार्टी ने भी एक बार इस सीट पर सफलता हासिल की है। जनार्दन यादव यहां से सर्वाधिक 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, तो सत्यनारायण यादव जो है वो यहां से 3 बार जो है वो चुनाव जीते हैं। अगर आप यहां के चुनाव को देखिए तो जब इस सीट पर आप अगर देखिएगा तो 1969 से जो जनसंघ की भी एंट्री हो जाती है, जीत भले ना मिले लेकिन वो मुकाबले में आ जाती है और फिर आगे भी यहां पर बीजेपी अपने आप को बनाए रखती है। और यहां पर ये चीज देखने की है कि जनार्दन यादव ने जो है जब सत्यनारायण यादव को पराजित किया था तो उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। अब अगर हम यहां पर एक चीज ये देखें कि जो 2010 से 3 चुनाव हुए हैं उसके परिणाम क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था वहां जनार्दन यादव जीते थे और 2005 के फरवरी में अनिल कुमार यादव जो है वो जो है चुनाव जीते थे आरजेडी के टिकट पर। तो यहां पर इस तरह से एक सिलसिला सा दिखता है कि बीजेपी फिर आरजेडी फिर बीजेपी फिर आरजेडी, तो ऑल्टरनेट जो है ये एक चीज दिखती है। 2000 में अगर आप देखिए तो जनार्दन यादव बीजेपी, तो 2005
2005 के जो फरवरी अगर हुआ तो वहां पर अनिल कुमार यादव आरजेडी, फिर अक्टूबर हुआ तो फिर जनार्दन यादव बीजेपी, फिर जो है 2010 में बीजेपी ने जीत जो है वो रिपीट की, लेकिन फिर 2015 में अनिल यादव आरजेडी और फिर बीजेपी 2020 में। तो बारी बारी से चुनाव जीतने का ज्यादा अवसरों पर जो है उदाहरण मिलता है। 2010 में देवंती यादव यहां पर चुनावी मैदान में खड़ा होती हैं, 61,106 वोट उनको आते हैं, लगभग 41% वोट। वो नरपतगंज की पहली महिला विधायक भी बनती हैं और उनके सामने अनिल कुमार यादव थे जिनको कि 54,169 वोट आए और जीत मिली देवंती यादव को जो है एक बड़े मार्जिन से लगभग 7-8 हजार वोटों के आसपास जो है उनकी जीत रही। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 2015 आता है। 2015 में जो है अनिल कुमार यादव वो लालटेन जलाने में नरपतगंज में सफल होते हैं, उनको 90,250 वोट। ये वो साल था जब महागठबंधन बना था आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का, और उसका परिणाम पर असर भी साफ साफ दिखता है। 90,250 वोट मतलब 51.32%। और एक बार जब 51% का आंकड़ा आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हारने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर वो जीते 25,951 वोटों से, मतलब 26,000 वोटों से। उनके सामने जनार्दन यादव थे जिनको कि 64,299 वोट आए, 36.5% के आसपास। 2020 में जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला, जयप्रकाश यादव को चुनावी मैदान में उतारा। उनके सामने एक बार फिर अनिल कुमार यादव ही थे और जयप्रकाश यादव को 98,397 वोट आए, तो अनिल कुमार यादव को 69,787 वोट आए। 28,610 वोटों से यहां पर जयप्रकाश यादव जीते। लेकिन पिछली बार यहां से एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में उतरता है, हालांकि वोट उसे उतने मिले नहीं। अब इस बार जो है बीजेपी की जो उम्मीदें हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि एआईएमआईएम जो है वो कितने वोट लेकर यहां पर आता है, क्योंकि उससे चुनाव पर असर पड़ेगा। और जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि सदर हैं एआईएमआईएम पार्टी के, उन्होंने कहा भी था सीमांचल में आकर कि 4 के बदले 24। तो उस लिहाज से वो किस जोर के साथ, कितना जोर लगाकर यहां पर चुनाव लड़ते हैं, उस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करने वाला है। देखिए ओवैसी चाहते हैं कि वो यहां से जो है पूरे दम से चुनाव लड़े, लेकिन इन सब के बीच जो एक और खबर इन दिनों फ्लोट हो रही है वो ये फ्लोट हो रही है कि एआईएमआईएम चाहता है कि उसे महागठबंधन में शामिल किया जाए ताकि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो। यदि ऐसा होता है तब वैसी परिस्थिति में जो नरपतगंज की सीट है वो निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए छोड़ी जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो ओवैसी पूरे दम से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में, चाहे ओवैसी महागठबंधन में चले जाएं या ओवैसी जो है अकेले चुनाव लड़ें, यहां के परिणाम पर वो एक असर डालेंगे, वो समीकरण को प्रभावित करेंगे। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि नरपतगंज से जो एआईएमआईएम है उसके प्रत्याशी कौन होते हैं और किनको जो है यहां से एआईएमआईएम टिकट देता है और फिर कितना जोर लगाकर एआईएमआईएम यहां से चुनाव लड़ता है, क्योंकि उस पर परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे अगर हम यहां दावेदारों की बात करें तो देखिए जयप्रकाश यादव भी हैं, उनकी एक उम्र भी हो गई है, लेकिन एक स्वाभाविक दावेदार के रूप में चूंकि सिटिंग एमएलए हैं तो उनका दावा बनता है। वो क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और नाम हैं जिनमें विजय यादव हैं, रोशन यादव हैं, ये सब जो है बीजेपी से टिकट की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी से देखिए मुझे लगता है कि अनिल कुमार यादव को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनकी छवि जो है वो अच्छी है और वो किस तरह से यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं और कितना दम लगाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि एआईएमआईएम का इस क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन रहता है।
अगर AIMIM यहां पर डेंट लगा देता है मुस्लिम वोटों में और उसमें से वो वोट निकालता है, तब वो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी को नुकसान हो सकता है। अब अगर यहां पर आप जातीय समीकरण को देखिए तो वो बहुत आपको दिलचस्प दिखेगा। SC वोटर्स जो कि दलित वोटर्स हैं वो 18.65% हैं, ST वोटर्स 1.31% हैं, मुस्लिम वोटर्स 21.4% हैं। तो इनकी संख्या अच्छी है। और जो यादव वोटर हैं वो 22 से 24% हैं। यही वजह है कि दोनों मुख्य दल जो है यादव प्रत्याशी ही देते हैं। माई समीकरण यहाँ दिखता है शुरू बिल्कुल से ही। पूरी तरह से, और वो लगभग 43 से 45% तक दिखता है। लेकिन अनिल कुमार यादव को पिछली बार जो आरजेडी प्रत्याशी थे उनको आए कितने? 34.8%। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं सेंध लग रहा है। ये जो MOI का चंक बन रहा है 43 से 45% का और आरजेडी प्रत्याशी को 34.8%, तो मतलब सेंध लग रहा है। क्योंकि इसमें AIMIM को कितने मिले? 2.7%। लेकिन जो बाकी वोट है वो किधर शिफ्ट हुए? तो वो आपको जयप्रकाश यादव की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, क्योंकि उनको 49.1% वोट मिला। तो यहां ये लगता है कि जो यादव वोटर्स हैं वो दोनों तरफ बटे हैं। बड़ा चंक निश्चित तौर पर वो आरजेडी की तरफ गया है, लेकिन उसका एक हिस्सा निकलकर, और वो भी अच्छा खासा हिस्सा निकलकर बीजेपी की तरफ भी गया है। ये चीज भी दिखती है। क्योंकि जब अररिया में या आपको किशनगंज में जब चुनाव होता है तो सिर्फ जातीय समीकरण काम नहीं करते। जैसा मैंने शुरू में कहा, यहां जो है एंटी पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन जो है वो होता है, और धर्म के आधार पर भी वोटिंग यहां पर हो जाती है, जिसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। और यही वजह है कि नरपतगंज में बीजेपी 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। तो ये चीज जो है यहां पर महत्वपूर्ण है। वैसे यहां पर कोयरी कुर्मी धानुक भी 11 से 13% है, राजपूत 2.5 से 3%, ब्राह्मण 3.5 से 4%, वैश्य 5.5 से 6%, और इसके अलावा जो है अति पिछड़ी जातियां और अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं, मल्लाह हैं, कुम्हार हैं, अन्य जातियां भी यहां पर हैं। वैसे बता दूं कि ये सब जो है एक अनुमान के आधार पर जातीय आंकड़े होते हैं, क्योंकि किसी भी विधानसभा सीट का पर्टिकुलर अकेले करके जो है आज तक गणना की नहीं गई है। लेकिन जब आप यहां समीकरण देखें तो जैसा मैंने कहा कि आरजेडी का माई जब आप देखिए तो वो 43 से 45% का चंक दिखता है, और जब आप बीजेपी की तरफ देखिए तो कोयरी कुर्मी धानुक का 11 से 13%, सामान्य जाति यहां पर बहुत नहीं है 7-8%, वैश्य 5.5 से 6%, तो ये 26-27% के आसपास आंकड़ा पहुंचता है, और जयप्रकाश यादव 49% वोट लाते हैं। तो मतलब यह है कि यहां अन्य जातियां बीजेपी की तरफ गोलबंद होती हैं, यहां पर काउंटर पोलराइजेशन होता है, और उसका असर जो है वो चुनाव परिणाम पर भी दिखता है। तो अब इस बार देखना है कि वही विधायक जो हैं जयप्रकाश यादव, बीजेपी उन्हीं को टिकट देती है या उम्र की वजह से प्रत्याशी बदलती है। ये एक बड़ा फैक्टर होगा इस बार के चुनाव परिणाम पर। जो कुछ भी आएगा, सामने अनिल कुमार यादव हैं, उनकी भूमिका कैसी रहती है, आरजेडी यहां पर किस तरह से चुनाव लड़ता है। तो जो यहां पर बीजेपी और आरजेडी के बीच एक आमने सामने का मुकाबला है, उसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उसे त्रिकोणीय बना पाती है या नहीं। अगर उसने त्रिकोणीय बना लिया तो बीजेपी को इसका फायदा इस सीट पर, नरपतगंज सीट पर हो सकता है। चलिए, तो नरपतगंज सीट पर भी बड़े दिलचस्प समीकरण देखने को मिल सकते हैं। यहां भी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा ताकि तस्वीर स्पष्ट हो कि AIMIM क्या निर्णय यहां लेती है।